बिहार बोर्ड के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 में 2-3 दिन का और समय शेष रह गया है। ऐसे में आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले लगातार कुछ दिनों से सिर्फ मैथ की क्लास की चर्चा कर रहे थे, लेकिन अंतिम समय में आपको कोई भी विषय नहीं छोड़ना है। सभी विषय का आपको बराबर रिवीजन करना है, क्योंकि अगर आपको शानदार रिजल्ट लाना है तो आप जानते हैं सभी विषय में आपका शानदार अंक होगा, तभी आपका अच्छा अंक आ सकता है। तो इसी क्रम में आज हम लोग आपके विज्ञान का रिवीजन करेंगे और विज्ञान के एक शानदार मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप जानते हैं अंतिम एक प्रश्न चल रहा है, अंतिम मॉडल पेपर चल रहा है, तो इसमें सिर्फ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करें कि जिससे कि सीधे सीधे प्रश्न टकराए। तो यहाँ पे देखिए नया ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर है, एक एक प्रश्न का आंसर दीजिएगा। 80 में से आपको 40 ही बनाना है, लेकिन हम लोग आज के क्लास में पूरे 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को समाप्त कर देंगे ताकि 80 और प्रश्न पे आपका कमांड हो और इसके माध्यम से आपका रिवीजन। और सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न है तो आंसर देते चलिए। नहीं मालूम होगा आंसर, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं सही आंसर बताऊंगा, उसे याद कर लीजिएगा। पहला कह रहा है लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक होता है। ऐसे प्रश्न को आपको अंतिम समय में किसी भी हाल में गलत नहीं करना है। पहला का आंसर दीजिए। मैं सभी छात्र छात्राओं के लिए आज का टारगेट बता के चल रहा हूं कि 70 प्लस 80 में 70 प्लस सभी को सही करके जाना है कम से कम। चलिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है सर? तो जो भी छात्र कह रहे हैं कि सर डायोप्टर होता है, ऑप्शन ए आपका आंसर बिल्कुल शानदार है। अपना टारगेट आप याद रखिएगा। देखिए एग्जाम में 40 से आपको बनाना, लेकिन यहां पे 80 प्रश्न की चर्चा करेंगे और 80 में आपको टारगेट दिया गया 70 प्लस सही करके जाना है। अब दूसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है प्रकाश के किरण के समूह को क्या कहते हैं? प्रश्न मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं, ऑप्शन आप खुद से पढ़िए और सही और सटीक आंसर कमेंट कर दीजिए। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं सर? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी किरणों के समूह को किरण पुंज, बिल्कुल सही। आपका आंसर बिल्कुल शानदार है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। तीसरे नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। एक एक प्रश्न का आंसर देते रहिए, 70 प्लस सही करना है। जो भी प्रश्न नहीं मालूम है उसे याद जरूर कीजिएगा। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है सर? तो उसे ही हम बोलते हैं, जो निलंबित कण होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? कोलाइड। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए गुरुजी सही आंसर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न काफी शानदार है, कह रहा है मानव शरीर की प्रतिरोध कितना होता है? मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? ऑप्शन चारों पढ़िए और सही आंसर देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका कमेंट कर पाते हैं। तो जो भी छात्र छात्राएं कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि मानव शरीर का प्रतिरोध सर ऑप्शन ए पे दिया गया है 50 ओम से लेकर 100 ओम के बीच में, आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 5 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कितना शानदार है, न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न है लेकिन आसान प्रश्न है। सभी प्रश्न मैं आपको पहले सिखाया हूं, अब तो अंतिम क्लास चल रहा है। कह रहा है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? आपको आर निकालना है सर। आपको विभवांतर दे दिया है, उसके साथ साथ धारा भी दे दिया है, तो कहिएगा सर डिवाइड कर देंगे, 110 ओम आ जाएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर है 5 का। आगे बढ़ेंगे, छठे नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। आर ओम के प्रतिरोध को हम लोग एन प्रतिरोध है उसको समांतर क्रम, इसी पे डिसाइड होता है। हम लोग समांतर क्रम में जोड़े, श्रेणी क्रम में नहीं, तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा सर? यही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। तो एन आर हो जाएगा, बिल्कुल सही। आर प्लस आर कहां तक जोड़ेंगे? एन तक, तो उसका मतलब क्या हुआ? एन आर। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न था, ऑप्शन सी सही आंसर याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न ओम के नियम से है सर, कह रहा है ओम के नियम में निहित है। ओम के नियम से इसमें कौन सा कंक्लूजन, कौन सा आपको सूत्र देखने को मिलता है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो V बराबर आई आर, बिल्कुल सही, यही हम लोग पढ़ते हैं। V बराबर आई आर, ओम के नियम से यही जानकारी मिलता है जो ग्राफ खींचकर निकालते हैं। तो ऑप्शन बी सही आंसर करना है। कम से कम 70 प्लस आपको सही करके जाना है। काफी मॉडल पेपर मैं आपको सिखा चुका हूं, यहां पर अगर आज के टेस्ट में आप 70 प्लस सही करके जाएंगे तो समझिएगा एग्जाम में 40 में 40 आपको सही करने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे किसी लेवल का प्रश्न आ जाए। कह रहा है विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक पूछ रहा है सर, बउआ टाइप प्रश्न अब हो चुका है, एम्पियर। विद्युत धारा या विद्युत धारा की प्रबलता, उसका एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ऑप्शन ए पे दिया गया था, इसे सही कर देंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तूफानी लाल के लिए प्रश्न है। ये प्रश्न कई बार मैं आपको बताया हूं कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। किसी भी विद्यार्थी को किसी भी हाल में इस प्रश्न का आंसर गलत नहीं करना है, ना ही यहाँ पे ना ही एग्जाम में। कर है विद्युत धारा के उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं सर। तो 9 नंबर प्रश्न का देखते देखते आपको ऑप्शन ए कमेंट कर देना है। जनित्र इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वही विद्युत धारा उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन ए 9 का भी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 10 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 10 नंबर प्रश्न शानदार है, कह रहा है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे, अब निर्गत कोण बोलते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण तो आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण परावर्तन कोण, उसी प्रकार निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का कोण निर्गत कोण। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं सर, 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न देखिए कितना शानदार है, कह रहा है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितना होगा। कितना सटीक और एनसीईआरटी का प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है बिहार बोर्ड के परीक्षा में कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितना होगा, प्रश्न यही पूछ रहा है। तो एक लेंस है, उत्तल लेंस है, और उसका क्षमता जो है कितना होगा, तो 1 मीटर तो जानते हैं 1/f ऐसे होता है, क्षमता निकालते हैं 1/मीटर, तो यही होता है मीटर इनवर्स। इसे ही हम लोग बोलते हैं डाइऑप्टर। उत्तल लेंस है तो प्लस में होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे, 1 डाइऑप्टर। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न देखिए 12 नंबर प्रश्न काफी शानदार है, और ये प्रश्न में आपको कितने मॉडल पेपर में रटाया था, इसलिए मैं बोलता हूं नहीं मालूम है कोई बात नहीं है, लेकिन जो सही आंसर बताया जा रहा है उसे अगर आप याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न आपसे कह रहा है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व पूछा जा रहा है कि मानव नेत्र के लिए सामान्य दृष्टि का अस्थायित्व कितना होता है। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और पिछले कुछ दिनों से शाम 6:30 PM के क्लास ज्वाइन किए हैं तो आप कहिएगा ऑप्शन 1/10 सेकंड अस्थायित्व होता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर करना है। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। सोचिए इससे आसान प्रश्न आपसे क्या पूछा जा सकता है। कह रहा है किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं गुरुजी, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 13 नंबर प्रश्न का जो भी विद्यार्थी करे निकट दृष्टि दोष, काफी शानदार, ऑप्शन भी सही आंसर करना है। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है दूर दृष्टि वाले मनुष्य में किस चश्मे का उपयोग होता है। सोचिए कितना शानदार मॉडल पेपर है कि आपके दोनों प्रश्न यहाँ पे ऊपर देखिए आपको मिल गया, यहाँ पे निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, अब वहीं उसके सीधे विपरीत प्रश्न पूछ रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष वाले मनुष्य तो किस में होगा, उत्तल लेंस। देखिए निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस चर्चा की है, तो दूर दृष्टि दोष में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस, बिल्कुल सही। इसका भी ऑप्शन भी आपको सही आंसर कर देना है। चलिए दोनों दोष का आपका रिवीजन हो गया। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, लघु पथन जब होता है शॉर्ट सर्किट, ये प्रश्न तो एक बार नहीं अनेकों बार हम लोग चर्चा किए और कई बार बिहार बोर्ड पूछ चुका है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो जो भी छात्र देखते देखते कर रहे हैं ऑप्शन सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, आपका आंसर बिल्कुल शानदार है। और वहीं पूछेगा आपके अति भारण में तो बहुत कम हो जाता है। एक एक प्रश्न को कॉन्सेप्ट के साथ सीखिएगा। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है गोबर गैस एक प्रकार की है, गोबर गैस इसमें से क्या है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं गोबर गैस को हम लोग बायोगैस भी बोलते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर करेंगे 16 का। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका जवाब दे पाते हैं। आपको अपना टारगेट याद रखना है सर, 70+ आपको सही करके जाना है। क्या पूछ रहा है आपसे कि कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है सर, तो कर्नाटक, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी गुरुजी सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं सर, 18 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, कह रहा है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब कहां पे बनता है सर, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवतल दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न बउआ टाइप प्रश्न है, 10th का छोटा बउआ भी बता देगा कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामती दर्पण किस दर्पण को कहते हैं, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 19 नंबर प्रश्न का जो भी छात्र छात्राएं कमेंट बॉक्स में लिखना है कि गुरुजी ऑप्शन बी
आपका आंसर बिल्कुल शानदार है। अवतल दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं? हजामती दर्पण। तो हजामत बनाने के लिए इसी का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल शानदार। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? सोचिए, प्रश्न वही है, घुमा फिरा कर पूछ रहा है। आपको अपने माइंड को एक जगह पे केंद्रित रह के एग्जाम में प्रश्न सॉल्व करना है। निकट दृष्टि दोष अभी याद कर लीजिए, अवतल लेंस, दीर्घ दृष्टि दोष, उत्तल लेंस। बिल्कुल सही, 20 का ऑप्शन बी। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है, मापने के यंत्र को कहते हैं, अर्थात कि विद्युत धारा इसमें से किस यंत्र से मापा जाता है? यही प्रश्न पूछा गया है आपसे। तो कहिएगा सर ऑप्शन ए हम पढ़ेंगे, उसके आगे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ऑप्शन ए पे सही आंसर है आमीटर से विद्युत धारा, और विभवांतर भी पूछता है तो वोल्ट मीटर से। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए याद रखेंगे। 22 नंबर प्रश्न करा है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? आपको बताना है कि डायनेमो से इसमें से किस प्रकार की धारा आप उत्पन्न कर सकते हैं, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 22 नंबर प्रश्न देखिए, ऑप्शन है दिष्ट धारा, बी है प्रत्यावर्ती। तो जानते हैं डायनेमो दोनों प्रकार की धारा देता है, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे, दिष्ट और प्रत्यावर्ती दोनों धाराएं करते हैं। 23 नंबर प्रश्न कर रहा है, आवेश का मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक क्या है सर? अब ये तूफानी लाल के लिए प्रश्न है, आप भी तूफान मचाते हुए इसका आंसर कमेंट करके आप भी तूफानी लाल बन सकते हैं। सही सही आंसर कमेंट कीजिएगा कि आवेश का मात्रक क्या है सर? तो कूलॉम। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए पे दिया गया है गुरुजी, आवेश का मात्रक कूलॉम है। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, इसमें से कौन ऊर्जा का स्रोत नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सर? तो 24 नंबर प्रश्न का जो भी छात्र छात्राएं कमेंट कर रहे हैं कि सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। काफी शानदार। नवीकरणीय, अनवीकरणीय, ये आपसे इकोनॉमिक्स में भी पूछ लेता है, ज्योग्राफी में, साइंस में आपका पीछा नहीं छोड़ता है, तो ऑप्शन बी याद रखेंगे। 25 नंबर प्रश्न, 25 नंबर प्रश्न का भी आंसर आपको गलत नहीं करना है। करा, एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? आपको बताना है कि एक साधारण प्रिज्म जो है कितने सतह से घिरा होता है सर? तो जो भी छात्र छात्राएं 25 का सही आंसर ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं, समझिए आप इस चैनल के सभी क्लास को देखकर रट लिए हैं। आपका रिजल्ट इस साल शानदार आने जा रहा है। 5 सतहों से घिरा होता है। 26 नंबर प्रश्न कर रहा है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? 4 ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पे है, जल्दी से सही इसमें से ऑप्शन बताइए कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। सभी प्रश्न रिपीटेड है, कई बार पूछा जा चुका है। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन है, टंगस्टन का उपयोग करते हैं। काफी शानदार, ऑप्शन में देख रहा हूं कमेंट बॉक्स में भरा पड़ा है। इसका मतलब क्या है कि सभी छात्र छात्राएं इस साल पेपर को फोड़ने जा रहे हैं, सभी का तैयारी काफी शानदार हो चुका है। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस के द्वारा फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, यही प्रश्न पूछा है। कोई अब प्रश्न नहीं आएगा एग्जाम में जो आप नहीं जानते होंगे। कहिएगा पक्षांबी पेशियों द्वारा अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। बिल्कुल सही सर, ऑप्शन सी पक्षांबी मांसपेशियां याद रखेंगे। काफी शानदार, काफी बच्चे मैं देख रहा हूं काफी प्रश्न का सही सही आंसर दे रहे हैं, और 70 प्लस कम से कम और मैक्सिमम 80 में 80 कीजिए और अच्छा बात है। कह रहा अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? आपको बताना है कि अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण बनता है सर? प्रश्न यही पूछा जा रहा है, काफी शानदार प्रश्न है। तो जो भी छात्र 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन भी कमेंट कर रहे हैं अबिले, उनका आंसर बिल्कुल सही है। अवक्षेपण अभिक्रिया में कैसा बनता है? अबिले, अबिले मतलब जो जल में नहीं घुले उसे हम बोलते हैं अबिले। तो ऑप्शन भी सही आंसर करना है आपको 28 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न, कितना शानदार प्रश्न है, एक बार नहीं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी में मैं बोला था, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए प्रश्न आ गया, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताइए। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर कमेंट करें। देख रहे हैं कितने विद्यार्थी 29 का सही सही आंसर कमेंट कर पाते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहिएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बिल्कुल सही, ऑप्शन भी जो भी छात्र छात्राएं कह रहे हैं बेकिंग सोडा का सही आंसर, आपका आंसर बिल्कुल सही है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि अयस्क से धातु के निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? जो अयस्क मिलता है उससे धातु का निष्कर्षण और उसका परिष्करण कर उसको उपयोगी बनाने का जो प्रक्रम होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्न यही पूछा जाता है। तो इस पूरे प्रक्रम को करते हैं धातु क्रम। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी पे दिया गया है। OMR सीट मिलेगा, 30 का ऑप्शन बी कलर करना है, याद कर लीजिए, नहीं मालूम है तो धातु क्रम। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है, साग सब्जियों को विघटित
विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण है? एनसीईआरटी का प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल्दी से आंसर दीजिए कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन 4 आपके स्क्रीन पे है। तो जो भी छात्र छात्राएं 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं कि सर उष्मा छेपी है, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न काफी शानदार शानदार मिल रहा है, आपका रिवीजन हो रहा है। कह रहा है निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? अगर हम लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो इसमें से कौन सा उत्पाद बनेगा, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। सोचिए कितना शानदार प्रश्न है। तो 32 नंबर प्रश्न का अगर नहीं मालूम है तो मैं सही आंसर बता दे रहा हूं। लेड नाइट्रेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो NO2 और O2 मिलता है, तो ऑप्शन डी पे दिया गया था। तो ऑप्शन डी 32 का सही आंसर आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, 33 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सही है? 4 सूत्र दिया गया है, इसमें से आपको जो सही सूत्र है उसका जवाब आपको दे देना है। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे, चारों ऑप्शन को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे तो ऑप्शन बी देखिए, Na2CO3 10H2 बिल्कुल सूत्र सही है। किसका सूत्र है मैं आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी से बताइए। मैं आपको नहीं बता रहा हूं, आपको बताना है कि Na2CO3 10H2 ठीक है, ये सही है, लेकिन ये किसका सूत्र है, इसका रासायनिक नाम क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में सभी छात्र को 33 नंबर लिखकर और बता देना है इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न अपने से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन बीजातीय यौगिक है? इसमें से कौन सर बीजातीय यौगिक है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए पर चूना पत्थर, बी पे है खड़िया, सी पे है संगमरमर, डी पे है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये नहीं कहिएगा कि प्रश्न हम आपको नहीं बताएं, कई बार बता चुका हूं। ऑप्शन डी सर प्लास्टर ऑफ पेरिस इसमें से बीजाती है। काफी शानदार। 35 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, मैं प्रश्न पढ़ के आपको समझा दे रहा हूं। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा, समय आपको नहीं लेना है क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल कम समय, तो आपको सभी विषय का रिवीजन करना है। कारण निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? क्या प्रश्न पूछा है कि इसमें से पीएच का 4 मान दिया गया, कौन सा मान क्षारीय विलयन का पीएच मान है, कौन सा मान आप कहेंगे कि क्षारीय है, यही प्रश्न पूछा गया है। तो बउआ टाइप प्रश्न है सर 35 का। देखते देखते आपको ऑप्शन डी कमेंट कर देना है। बिल्कुल सही गुरुजी, 13, क्योंकि हम जानते हैं पीएच स्केल पे 7 से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमको मिलता है क्षारीयता बढ़ते जाएगा। 7 उदासीन, 7 से कम आएंगे अम्लीयता। क्षारीय पूछा था, एक ही 7 से ज्यादा था, तो ऑप्शन डी सही आंसर करना है। 36 नंबर प्रश्न, ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा। कह रहा है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह वियोजित हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं सर? यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। काफी शानदार प्रश्न, इसे ही हम लोग बोलते हैं क्लोरोक्षार अभिक्रिया। क्लोरोक्षार अभिक्रिया पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। ऑप्शन ए, काफी शानदार, ऑप्शन ए सही आंसर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? देखते हैं कितने विद्यार्थी सही सही आंसर दे पाते हैं। प्रश्न को ध्यान से समझना है। कह रहा है कौन सा अधातु, धातु नहीं पूछ रहा है, धातु रहता तब आप कहते पारा। पूछ रहा है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है सर? तो 37 का ऑप्शन है ब्रोमीन अधातु है। बिल्कुल सही, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए धातु अधातु पे आंसर चेंज होगा। अधातु पूछ रहा था तो ऑप्शन ए। काफी शानदार। आगे बढ़ेंगे सर, बात करेंगे 38 नंबर प्रश्न की। प्रश्न कह रहा है सीसा और टीन का मिश्र धातु। 10th के छोटा बउआ के लिए प्रश्न है, भानीलाल भी इसका सही आंसर कमेंट कर देगा कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं सर? तो जो भी छात्र छात्राएं 38 का राइट आंसर कह रहे हैं, हम बोलते हैं सोल्डर। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर आपको करना है 38 का। सोल्डर में सीसा और टीन का मिश्र धातु है। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? सोचिए कितना शानदार शानदार और कितना जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कई बार पूछा गया, वही प्रश्न आपके लिए इसमें मिल रहा है। तो ध्यान से पढ़िएगा, आपका रिवीजन हो रहा है। और ध्यान से नहीं मालूम है तो मैं सही आंसर बता रहा हूं, याद कीजिएगा, यहां से खूब प्रश्न आएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है गुरुजी? तो लिथियम को। बिल्कुल सही, लिथियम, सोडियम, ये सभी चाकू से काटे जा सकते हैं। सोडियम था नहीं, तो ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे 39 का। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है, जिनमें कह रहा है इथिलीन जो होता है उसमें आपको बताना है कि कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है, वो आबंध का नाम आपको बताइए। काफी शानदार प्रश्न है आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से। तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई बंध पाया जाता है। बिल्कुल सही, एक सिग्मा और पाई बॉन्ड पाया जाता है सर। ऑप्शन ए 40 का सही आंसर याद रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं गुरुजी, 41 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। ये भी प्रश्न हम लोग कई बार सीखे हैं कि इथेन में कितने सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं। आपको बताना है कि इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। तो आप जानते हैं इथेन जो एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसे हम लोग C2H6 लिखते हैं। तो इसमें कितने संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सहसंयोजक आबंध बनते हैं? अब तो आप इसका सही आंसर बता देंगे। 40 नंबर प्रश्न का आप ध्यान से देख रहे होंगे तो कहिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पे दिया गया है। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न एक 3-4 सूत्र है एल्कीन, एल्केन, एल्काइन का। ये घूम फिर कर आपसे हमेशा मिल ही जाएगा, चाहे हम लोग कोई भी का मॉडल पेपर की चर्चा करें या क्वेश्चन बैंक का। तो ये तीनों सूत्र मैं कई बार पीछे आपको रटाया हूं, जरूर याद कर लीजिएगा। कह रहा है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है। CnH2n+2 तो एल्केन का है, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी सही आंसर आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है नीला थोथा अर्थात कि तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। ये भी कई बार हम लोग के क्लास में आ चुका है ये प्रश्न, तो अगर आप क्लास किए होंगे तो कहिएगा ऑप्शन बी CuSO4 5H2O, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी सही आंसर है। नीला थोथा का सही सूत्र याद रखिएगा CuSO4 5H2O। 70+ आपको टारगेट याद रखना है, 70+ आपको सही करके जाना है। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को हम लोग क्या कहते हैं गुरुजी? तो वर्ग कहते हैं। उदग्र पूछ रहा है, क्षैतिज नहीं। देखिए ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे 44 का। आगे बढ़ेंगे सर 45 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य, आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य कौन सा है? तो क्षारीय धातु है, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी सही आंसर आपको कर देना है 45 नंबर प्रश्न का। देखिए 45 नंबर प्रश्न क्या पूछा था कि आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग में किसे रखा गया है? तो क्षारीय धातु को रखा गया है। आगे बढ़ेंगे सर 46 नंबर प्रश्न कह रहा है सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र बताइए। सोडियम कार्बोनेट का आपको अणु सूत्र बताना है, तो आप जानते हैं Na2CO3, बिल्कुल सही। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो ऊपर मिला था NaHCO3, तो Na2CO3 याद रखिएगा 46 का। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न हमेशा पूछ लाता है घूम फिर कर, हर मॉडल पेपर, हर क्वेश्चन बैंक में। कह रहा है बॉन्ड COH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? बॉन्ड COH किस क्रियाशील मूलक, किस अभिक्रियाशील मूलक, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? यही प्रश्न पूछ रहा है आपसे। तो 47 नंबर प्रश्न का जो भी छात्र कर रहे हैं सर एल्डिहाइड है, बिल्कुल सही। कई बार चर्चा किए हैं। ऑप्शन बी 47 का सही आंसर आपको याद रखना है। 48 नंबर प्रश्न कर रहा है सबसे कठोरतम तत्व कौन है? ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में ढूंढ ढूंढ कर सबसे पहले बनाना है। यही प्रश्न आपको बनाकर एग्जाम में 40 में 40 और यहाँ पे 70+ सही करके जाना है कि सबसे कठोरतम तत्व कौन है। सर बउआ भी अत्यंत का जान चुका है कि 48 का ऑप्शन भी सही आंसर होगा हीरा। काफी शानदार। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है अक्रिय तत्व कौन है? सोचिए, यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में जाइएगा जब 18 फरवरी के दिन, तो यही ढूंढ ढूंढ कर पहले बनाइएगा कि अक्रिय तत्व कौन है सर। तो ऑप्शन बी पे दिया गया है, देख रहे हैं आप, हीलियम, बिल्कुल सही। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार, जो आधुनिक आवर्त सारणी तैयार किया गया है उसमें तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है? बस यही प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन आपको 4 आपके स्क्रीन पे है, मैं देख रहा हूं कितने विद्यार्थी 50 का सही सही आंसर दे पाते हैं। जो भी छात्र छात्राएं 50 नंबर प्रश्न का सही आंसर कमेंट कर रहे हैं गुरुजी, ऑप्शन डी परमाणु संख्या आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एटॉमिक नंबर, ऑप्शन डी 50 का सही आंसर है। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है हीलियम कैसा तत्व है? अब बताइए, अब कितना आसान प्रश्न है। हीलियम कैसा तत्व है, यही प्रश्न अपने से पूछ रहा है सर। तो हम जानते हैं हीलियम एक अक्रिय तत्व है, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए। अब देखिए 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? फिर देखिए अधातु की बात हो रहा है, धातु का नहीं। कह रहा है कौन सा अधातु जो है विद्युत का सुचालक होता है? कहिएगा सर जब विद्युत का सुचालक पूछता है तो हम लोग जानते हैं ग्रेफाइट जो है, अपवाद में इसे पढ़ते हैं हम लोग। तो ऑप्शन बी 52 का सही आंसर कर देंगे क्योंकि ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक है। शानदार। मुझे लग रहा है कि आज 90% से ज्यादा बच्चे 70+ सही करके जाएंगे आज के क्लास से। अंत तक बने रहिए, आपको 70+ सही करना है और आपका रिवीजन हो रहा है। और जो भी प्रश्न नहीं मालूम है उतना आप याद कर रहे हैं, तो यहां से प्रश्न आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। कह रहा है आपसे कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं?
देखिए कितना शानदार प्रश्न है। कह रहा है आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं गुरुजी बता देना है। 18। काफी शानदार। ऑप्शन डी मैं देख रहा हूं प्रश्न पढ़ते हुए काफी छात्र कमेंट कर दे रहे हैं ऑप्शन डी। मैं आपको प्रश्न पढ़ के सुना रहा हूं, आपको सिर्फ ऑप्शन पे फोकस रहना है। 54 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। अभी मैं ऊपर पीएच स्केल के बारे में आपको जानकारी दे रहा था, तो मैंने क्या बताया कि 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक जो है क्षारीय और 7 के बराबर उदासीन। बिल्कुल सही। तो उदासीन कितना होगा, 7 के बराबर 7 होगा। तो 54 का ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर प्रश्न। कह रहा है भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी। ये भी आपके बायोलॉजी के बुक से प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण वाला जो चैप्टर है उसी से, कि भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी। सर यही प्रश्न पूछा गया है। तो जो भी छात्र छात्राएं ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं काफी शानदार। जिनको नहीं मालूम था याद रखेंगे 1970 ईस्वी में, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। देखिए कितना शानदार प्रश्न है। कोशिका का पावर हाउस किसे हम कहते हैं सर, ऊर्जा गृह किसे कहते हैं। तो 56 नंबर प्रश्न का जानते हैं राइट आंसर ऑप्शन ए पे दिया गया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस अर्थात की ऊर्जा गृह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न। माइटोकॉन्ड्रिया 56 का याद रखिएगा। 57 कह रहा है कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। काफी शानदार प्रश्न है। हम जनन के कई प्रकार पढ़ते हैं, उसी में कह रहा है कि किस प्रकार के, इस चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि इसमें कौन सा वह जनन का प्रकार है जिसमें जनक के शरीर से कलिका निकलता है। सर काफी शानदार। ऑप्शन ए पर दिया गया मुकुलन में। बिल्कुल सही। ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे आपके 57 का। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है मनुष्य का वृक्क संबंधित है, इसमें से किस कार्य में मनुष्य का वृक्क का यूज होता है। सर यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वृक्क जो आप जानते हैं उत्सर्जन तंत्र है। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी उत्सर्जन से संबंधित है। 59 नंबर प्रश्न है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। यह भी प्रश्न कई बार ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी पोषण पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे करते हैं। तो इसके लिए आप जानते हैं CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सभी, इसीलिए सभी ऑप्शन दिया गया। तो ऑप्शन डी 59 का आपको याद रखना है सही आंसर। 60 नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न देखिए 60 नंबर प्रश्न का देखते हैं कितने विद्यार्थी बिना कंफ्यूजन का सही सही जवाब दे पाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहां से बाहर निकलता है सर, तो जल से। काफी शानदार। ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे 60 नंबर प्रश्न का, जल से बाहर निकलता है। चलिए बढ़ेंगे सर 61 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है। मैं आपको याद दिलाया था, मैं जब मैं सब्जेक्टिव प्रश्न कुछ दिन पहले साइंस का आपको बता रहा था, तो मैंने उसमें आया था प्रश्न की 4 पादप हार्मोन का नाम लिखिए। तो मैं क्या बोला था कि अगर इस समय यहाँ पे आप इस हार्मोन का नाम याद रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो सीधे सीधे टिक कर देंगे। तो अगर आप वो क्लास देखे होंगे, इसीलिए मैं बोलता हूँ एग्जाम तक डेली शाम 6:30 PM पे जो भी क्लास आता है उतना देखिए, उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। कह निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है, इस चारों में से कौन सा नाम हम चर्चा किए थे, तो ऑप्शन डी साइटोकाइनिन उसमें आया था। बिल्कुल सही। बाकी इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन सभी पादप हार्मोन नहीं है, तो ऑप्शन डी साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। जो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं सर, तो उसे हम लोग बोलते हैं सिनेपेट दरार। बिल्कुल सही। ऑप्शन बी पे दिया गया। देखिए एक शानदार शानदार प्रश्न आपके लिए लाया गया इसमें सेट करके। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है फूल में नर प्रजनन अंग, फूल का नर जनन अंग कौन है। फूल में नर और मादा दोनों जनन अंग पाया जाता है, तो वहीं पूछ रहा है नर जनन अंग पुंकेसर। बिल्कुल सही। और स्त्री केसर क्या होता है, मादा जनन अंग। काफी शानदार। 63 का ऑप्शन ए याद रखिएगा सही आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं सर 64 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है द्विखंडन होता है, द्विखंडन इसमें से किसमें होता है, प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है। तो 64 नंबर प्रश्न का जो भी छात्र छात्राएं कह रहे हैं कि सर ऑप्शन ए अमीबा में द्विखंडन होता है। बिल्कुल सही। 64 का ऑप्शन ए सही आंसर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 70+ आपको सही करके जाना है। 65 नंबर प्रश्न आ रहा है आपसे कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। कर इसमें से कौन जो है मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है, वही आपको बताना है। प्रश्न में आपको कई बार सिखाया हूं कि आप जानते हैं अपेंडिक्स जो है मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है, तो ऑप्शन बी सही आंसर आपको याद रखना है 65 का। 66 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से आप उपभोक्ता की श्रेणी में किसे रखेंगे।
आपको बताना है कि इसमें से आप किसे उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे सर। तो 66 नंबर प्रश्न का जो भी छात्र छात्राएं कमेंट कर रहे हैं कि 66 का राइट आंसर सर ऑप्शन सी पे दिया गया है, जंगली जानवर को हम लोग उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी सही आंसर करेंगे। 67 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। इसमें आपको बताना है कि कौन जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी डी, जो भी आपको सही लग रहा है कमेंट कर दीजिए। गलत होगा तो मैं सही आंसर बताऊंगा, तो याद रखेंगे आप। कह रहा है कि इसमें से कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है सर। 67 नंबर प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो सूखे घास पत्ते, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर प्रश्न कह रहा है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा इसमें से कहां पे अलैंगिक जनन होता है सर। तो हाइड्रा में, काफी शानदार सर, ऑप्शन ए 68 का सही आंसर है। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है स्त्री केसर का आधारीय भाग को कहते हैं। स्त्री केसर के आधारीय भाग को हम लोग क्या कहते हैं सर, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 69 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंडाशय कहेंगे गुरुजी, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी 69 का आपको सही आंसर करना है। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे शो कर चुका है। प्रश्न कह रहा है पराग कोश में होता है। पराग कोश में से 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा पराग कोश में पाया जाता है। ऑप्शन ए पे है बाह्यदल, बी पे है अंडाशय, सी पे है अंडप, डी पे है परागकण। आपको बताना इस चारों में से कौन पराग कोश में पाया जाता है। 70 नंबर प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास कीजिए कि पराग कोश में क्या होता है। प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है, चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। छात्र छात्राएं 70 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कर रहे हैं कि ऑप्शन डी सर परागकण पाया जाता है, काफी शानदार, आपका आंसर बिल्कुल सही है। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। ये भी प्रश्न हम लोग सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव में भी कई बार चर्चा किए हैं कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो 71 नंबर प्रश्न का देखिए राइट आंसर ऑप्शन डी कभी भी होता है, बी और सी हम लोग चर्चा किए थे, CO और NH3 दोनों बनता है, तो इसीलिए ऑप्शन डी पे दिया गया था बी और सी दोनों। आगे बढ़ेंगे सर 72 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है आपसे लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। आपको बताना है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा कहां पे पाया जाता है। तो आप जानते हैं लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा जो है स्त्री में पाया जाता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे आपके 72 का। आगे बढ़ेंगे 73 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न आपसे पूछा गया है मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं, अर्थात कि गुणसूत्र के कितना जोड़ा मानव शरीर में पाया जाता है। यही प्रश्न घुमा फिरा कर आपसे पूछा जा रहा है। 73 नंबर प्रश्न का अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ऑप्शन सी 23 जोड़ा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे 74 नंबर प्रश्न देखिए 70 प्लस आपको सही करना है किसी भी हाल में। कह रहा है वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण क्या होते हैं, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्राथमिक उपभोक्ता, काफी शानदार, 74 का ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। आपको बताना है पुष्प का कौन सा भाग इसमें से फल बनता है सर। तो ऑप्शन डी अंडाशय जो है वहीं आगे जाकर क्या बनता है, फल बन जाता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 76 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि पादप में जाइलम किस कार्य के लिए उत्तरदायी है। जाइलम फ्लोएम का कार्य हमेशा पूछा जाता है, वहीं पूछ रहा है पादप में जाइलम किस कार्य के लिए उत्तरदायी है। तो जल का वहन के लिए जाइलम, ऑप्शन ए। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। इसमें कौन जो है उत्पादक है सर। तो आप जानते हैं उत्पादक हम किसे बोलते हैं, प्रथम श्रेणी में आते हैं तो घास हो जाएगा, बिल्कुल 77 का ऑप्शन डी। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु इसमें से कौन है। तो ये तो आप जानते हैं, कहिएगा सर बौआ टाइप का प्रश्न हो चुका है, केंचुआ उभयलिंगी है, बिल्कुल सही, 78 का ऑप्शन है। 79 नंबर प्रश्न की हम बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो फूलों के द्वारा, बिल्कुल शानदार, ऑप्शन भी देखिए कितना शानदार शानदार प्रश्न मिल रहा है। फूलों के द्वारा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया होता है। 80 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है। इसमें से कौन उत्सर्जी अंग है सर। तो ब्रिक, अभी हम लोग पढ़े हैं कि ब्रिक क्या उत्सर्जन तंत्र से है, तो यही उत्सर्जी अंग होगा। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अब नीचे यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न शुरू हो रहा है। हम लोग सिर्फ आज ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे ही क्लास को रोकेंगे। तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने 80 में से कुल कितने प्रश्न का सही जवाब दिया। जो आपका टारगेट निर्धारित किया गया था 70 प्लस, उतना आप सही कर पाए कि नहीं। साथ ही साथ इस क्लास को लाइक कीजिए, और एग्जाम में कुछ दिन और है तो जो भी महत्वपूर्ण क्लास आता है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, उतना क्लास करते रहिए, आपका शानदार रिजल्ट आएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।